नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर बीजेपी ने सियासी बिसात बिछा दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। मोदी ने काशी को 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का तोहफा दिया। मोदी ने बीएचयू कैंपस में विकास योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी किया। पीएम ने इसके बाद जापान की मदद से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। मोदी ने कन्वेंशन सेंटर के कैंपस में रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। मोदी ने यहां जापान को भारत का अच्छा दोस्त बताया और इसके साथ ही विपक्ष पर भी करारा हमला किया। आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम से, दोनों के भाषणों से यह साबित हो गया कि यूपी में दोनों ने चुनाव का बिगुल बजा दिया है। काशी तो साक्षात सीवी है। अब जब पिछले 7 सालों में इतनी सारी विकास परियोजनाओं से काशी का श्रृंगार हो रहा है, तो ये श्रृंगार बिना रुद्राक्ष को कैसे पूरा हो सकता था। सैकड़ों करोड़ की अनेक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ और अब ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, काशी का प्राचीन वैभव अपने आधुनिक स्वरूप यानी एक प्रकार से आधुनिक स्वरूप में अस्तित्व में आ रहा है। इससे पहले बीएचयू में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर दी। पीएम ने कहा, योगी के नेतृत्व में यूपी में विकास के बेहतरीन काम हुए हैं। प्रधानमंत्री बोले, यूपी में इतने काम हुए हैं, उन्हें गिनाने की लिस्ट छोटी पड़ रही है। पीएम ने कहा, यूपी में योगी ने करप्शन, भाई भतीजावाद को खत्म कर कानून का राज कायम किया है। योगी की तारीफ में मोदी ने किस तरह कसीदे पढ़े, जरा सुनिए। काशी और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को
पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इसलिए आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में यूपी के काम की भी जबरदस्त तारीफ की है। आज प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों के प्रयासों से आज यूपी वैक्सीनेशन और टेस्टिंग में नंबर 1 है। उन्होंने कहा, साफ सफाई हो, मेडिकल के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जो तीसरी लहर से निपटने में यह मददगार होगा। पीएम ने दावा किया, 4 साल में यूपी में मेडिकल कॉलेज 4 गुना हो गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के विकास के लिए पीएम मोदी की तारीफ की। योगी ने कहा, काशी अब देश और दुनिया के लिए विकास का एक रोल मॉडल बनकर उभरा है। जरा सुन लीजिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। पिछले 7 वर्षों के दौरान काशी में 10,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हुई हैं और लगभग 10,284 करोड़ रुपए की योजनाएं वर्तमान में गतिमान हैं। काशी जिन बातों के लिए तरसता था, आज काशी अपने एक नए रूप में देश और दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा बन रही है। स्वास्थ्य का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, शिक्षा, पेयजल, हर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके कर कमलों से यहां पर संपन्न होने जा रहा है। अपनी तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यस्तताओं के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि के रूप में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में अपना समय अपने संसदीय क्षेत्र के लिए निकाला। कहा जाता है यूपी में सत्ता की चाबी पूर्वांचल में है। राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से करीब 1/3 यानी 130 पूर्वांचल से आती हैं। इसीलिए वाराणसी दौरे के सहारे प्रधानमंत्री ने पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश की है। पीएम बोले, काशी नगरी पूर्वांचल का मेडिकल हब बन गई है और अब बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज काशी में उपलब्ध है। उन्होंने कहा, कोरोना काल में भी काशी का विकास नहीं रुका और आज 14 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री बोले, काशी में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है और 8,000 करोड़ की परियोजनाओं पर काम जारी है। आज पीएम मोदी ने सीएम योगी की भी जमकर तारीफ करते हुए साफ कर दिया, यूपी में नेतृत्व के मुद्दे पर बीजेपी में कोई संशय नहीं है। पिछले कई हफ्तों से लगातार अटकलों का बाजार गर्म था। खबरें चल रही थीं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जो तारीफ की योगी आदित्यनाथ की, उससे यह साफ हो गया, 2022 के चुनाव में सीएम योगी ही बीजेपी का चेहरा होंगे और नरेंद्र मोदी का उन्हें पूरा समर्थन है। इस बीच समाजवादी पार्टी भी महंगाई और चुनावी धांधली के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही दौरे पर निकलने वाले हैं। वहीं प्रियंका गांधी भी यूपी के दौरे पर कल पहुंच रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ने चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। धीरे धीरे सारी पार्टियां, समाजवादी पार्टी मैंने बता दिया, प्रियंका कल से यूपी के दौरे पर आ रही हैं। वो 17 जुलाई को महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन करेंगी। उधर मायावती, बहुजन समाज पार्टी भी एक्टिव हो गई है। लगातार बीजेपी और योगी सरकार पर मायावती हमलावर हैं, समाजवादी पार्टी पर भी हमलावर हैं। यानी यूपी में मान लीजिए चुनावी आगाज हो गया है। हालांकि बीजेपी ने चुनावी तैयारियों में और दलों को पीछे छोड़ दिया लगता है। राष्ट्र की बात में इसीलिए हमारा आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। मोदी योगी ने
क्या आज बजा दिया चुनावी बिगुल? और दूसरा, 2022 की तैयारियों में क्या पिछड़ गया विपक्ष? इसी पर आज राष्ट्र की बात में बहस होगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं एक एक करके मेरे मेहमान। बीजेपी से आज आरपी सिंह आ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जूही सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से आ गई हैं। सतीश प्रकाश पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बीएसपी के सपोर्टर हैं। और आदिल हसन है आज मेरे साथ, युवा नेता हैं एआईएमआईएम के। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इस बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है उत्तर प्रदेश में। आदिल हसन यूपी में अपनी पार्टियों की तैयारियों के बारे में बता पाएंगे। आप सभी का स्वागत। अखिलेश जी, आपसे शुरू करेंगे आज, क्योंकि मोदी और योगी को तो हमने खूब सुना दिया। अखिलेश जी, पिछले कई हफ्तों में आप जब भी आते थे मेरे शो पर, आप हमेशा ये कहते थे, देख लीजिए मोदी और योगी में क्या झगड़ा चल रहा है, देख लीजिए क्या हो रहा है। आज मुझे लगता है आपकी उम्मीदों पर पानी फिर गया होगा अखिलेश जी। आप चाहते थे झगड़ा बढ़े, लेकिन आज तो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को खुला समर्थन दे दिया, एक साथ चुनावी आगाज कर दिया। अखिलेश जी, क्यों? तो देना पड़ेगा। वो इसलिए कि दोनों फेल हैं, दोनों फ्लॉप हैं, और दोनों सिर्फ पब्लिसिटी में लगे हुए हैं। काम तो दोनों की नहीं है, उपलब्धियां दोनों की नहीं है। तो ये उनकी प्रशंसा करेंगे, ये इनकी करेंगे, आपस में दोनों प्रशंसा करते रहेंगे, जनता बीच में पिसती रहेगी। कुछ उपलब्धि तो गिना नहीं पाए, है भी नहीं कोई उपलब्धि। आपने कहा कि विपक्ष पिछड़ गया, विपक्ष नहीं पिछड़ा है, ये देश और प्रदेश पिछड़ गया जनाब। हम तो आपको भी चैलेंज करते हैं, किसी दिन बहस करिए ना कि मोदी जी ने या योगी जी ने जो जो कहा है उसकी स्थिति क्या है। एक काशी का ले लीजिए, चाहे गोरखपुर का ले लीजिए, वहीं से शुरू कर दीजिए। आप लोग सिर्फ हम करेंगे, मोदी जी आए गए, सब लोग कीर्तन शुरू, मोदी मोदी मोदी, समीक्षा नहीं करेंगे। अरे भाई, कभी समीक्षा भी कर लीजिए कि इनके जुबान की, इनके कृत्यों की जमीनी हकीकत क्या है। जैतपुर का हाल ले लीजिए, आप चले जाइए, अपने कैमरामैन को भेज दीजिए। जनाब, आप लोग 10 बार जैतपुर दिखाए होंगे, मोदी जी गए थे, कसमें खाए थे 3 साल में गंगा मैया साफ नहीं करेंगे, तो आप इसी में बहा दीजिएगा। उमा भारती का अयोध्या में स्टेटमेंट है, हर की पैड़ी पे 7 साल हो गए, गंगा मैया साफ हो गई ना। और गंगा मैया ने बुलाया था इनको, भगीरथी तो तपस्या करके लाया थी, इनको तो स्वयं गंगा मैया ने बुला लिया था। गंगा मैया साफ हो गई। काशी क्योटो तो बनी गया होगा। और देखिए, ये लोग आया करें, अपने आप इनका काम लग जाएगा। आदरणीय मोदी जी जब एयरपोर्ट पे उतरे हैं और जहां गए हैं, सड़क के दोनों तरफ 1/3 हिस्से में सफेद चादर की दीवारें खड़ी की गई थी कि कहीं उन गंदगियों पे, कहीं उन क्योटो पे इनकी नजर न पड़ जाए। ये खुद बयां करता है कि मोदी जी आप कितने बड़े फ्लॉप, फेल्योर, और क्या क्या कहा जाए। जो प्रधानमंत्री अपने कसीदे पढ़ रहे हैं, उनके रास्तों में चद्दरें लगानी पड़ रही हैं कि उनका फेल्योर, उनकी हकीकत ना दिखाई दे जाए मीडिया को या मोदी जी को। अगर ताकत होती, काम किए होते, हिम्मत और हौसला होता, अपने कामों पे विश्वास होता, तो सड़क के किनारे चादरें और पर्दे नहीं टंगवाए गए होते। दिखाते कि ये मेरा काशी है। मोदी जी का भाषण नहीं दिखाते आप दिखाते कि ये मोदी जी के इस समय के वादे थे और ये काम देखिए इस रूप में है। लेकिन नहीं कर सकते आप, मोदी जी भी नहीं कर सकते। मोदी जी कह रहे हैं काम इतनी है, लिस्ट इतनी बड़ी है कि हम कितनी सुनाएं। अरे भाई, 2-4 सुना देते, 2 ही 4 सुना देते, बता देते। काशी के मेयर क्योटो भी गए थे आज 7-6 साल पहले, एग्रीमेंट करके भी आए थे क्योटो को काशी को क्योटो बनाने के लिए। आज जापान के प्रधानमंत्री जी भी लाए गए थे कि देखिए जनाब, ये वो काशी है जहां हमें आपको मिलके क्योटो बनाना है। वहां की जनता तो करिए वेनिस बना दिया है। वहां के डेवलपमेंट के कामों की भी सूची रखे हो, अगर आप कहेंगे तो पार्लियामेंट का जवाब है, सुना दूंगा। मैंने तो छोटा सा उदाहरण दिया, जिस प्रधानमंत्री में इतना साहस नहीं है कि अपनी बखान पर निंदारत प्रशंसा करने के अलावा अपने सड़कों पे, रास्ते के सड़कों पे चद्दर की कनाते लगवाता है सफेद सफेद, वो क्या छुपा रहा है? क्यों छुपा रहा है? क्यों? आप भले ना देखो, मीडिया से भले छुपा दो, लेकिन दुनिया की नजरों में काशी कितनी दुर्दशा मोदी जी ने कर दी है। जो दुर्दशा देश की है, जो प्रदेश की है,
वही कह रहे हैं कि गुंडे माफिया चले गए। अरे भाई, हाँ, कह रहे हैं माफिया राज खत्म हो गया, आतंक का राज खत्म हो गया, भाई भतीजावाद खत्म हो गया, कानून का राज आ गया उत्तर प्रदेश में। कानून का राज अभी आपने जिला पंचायत अध्यक्षों में देखा है, महिलाओं और सबके साथ। बीजेपी के विधायक हैं सुल्तानपुर से, कहिए नाम भी बता दूं, उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को 20/8/2020 को एक पत्र लिखा है और 20 टॉप जो है यूपी के सबसे बड़े माफिया है उनकी सूची है, इसमें यह चिट्ठी है। पूछा है कि इन माफियाओं का क्या हुआ, इनका तो कभी जिक्र भी नहीं लेता कोई, अब कहते हैं कानून का राज है। अब हर मामले में, अपराध के हर मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अब माफियाओं की यहां भरमार, भू माफिया, रेत माफिया, दारू माफिया, नकल माफिया, शिक्षा माफिया, ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया, नौकरी में फर्जी इम्तिहान कराने के माफिया, नकली नोट का माफिया, इलेक्शन कराने के माफिया, यहां तो इतने प्रकार के माफिया पूछिए मत। एसटीएफ खुद कहती है साहब प्रेस नोट जारी करके कि यहां पे ट्रांसफर पोस्टिंग की माफिया है। ये देखिए, यहां के प्रदेश के आईपीएस अधिकारियों ने डीजी और होम सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी कि जनाब यहां थाने नहीं जिले बिकते हैं, और उसकी पूरी सूची दे रखी थी। आपको आत्म प्रशंसा पर निंदा करना है, सबको पता है, लेकिन कभी अच्छा अखिलेश जी, ओके अखिलेश जी, अब प्रियंका गांधी जब कल जा रही हैं तो मुझे बताइए सबसे बड़ा मुद्दा वो कौन सा उठाने वाली हैं? चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा बनने वाला? क्योंकि हम सुन रहे हैं प्रियंका गांधी सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई को पहले बनाने वाली है। देश में जितनी भी एक ही मुद्दे नहीं है, मोदी जी ने तो ऐसा काम कर दिया कि हजारों मुद्दे हैं, हर तरफ महंगाई, अराजकता, गुंडई, महिला उत्पीड़न, नौकरी नहीं, बेरोजगारी। 38 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं मानक जी उत्तर प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में, और जब योगी जी आए थे तो 20 लाख थे, आज की तारीख में 38 लाख हैं। कहते हैं हम 70 लाख नौकरियां देंगे, 70,000 नौकरियां नहीं दी हैं। 1 दर्जन से ज्यादा नौकरियों के पर्चे आउट हुए हैं, जिसमें सिर्फ बीजेपी के लोगों के हाथ हैं। आपको याद है एसएसपी इलाहाबाद क्यों हटा था? 69,000 शिक्षकों के भर्ती की पोल खोल दिया था उसमें, और जो उसका पिन किंग था वो एक मंत्री का पीआरओ था, रातों रात वो हटा दिए गए थे। इसी तरह सारे एग्जाम्स के जो देखे, दरोगा भर्ती ऑनलाइन पेपर आउट, यूपीएसआई ऑनलाइन पेपर आउट, यूपीपीसीएल के सभी पेपर आउट, पीसीएस मुक्त परीक्षा पेपर आउट, एसएससी के पेपर आउट, एसएससी सीजीएल पेपर आउट। अच्छा अखिलेश जी, एक सवाल और, उसके बाद आरपी सिंह जवाब देंगे, फिर जाऊंगा बाकी मेहमानों के पास। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं अखिलेश जी, प्रियंका गांधी को आप यूपी के चुनाव में उतार तो रहे हैं अपना चेहरा बना के जी, मतलब मान लें कि मुख्यमंत्री पद की दावेदार होंगी प्रियंका गांधी और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी? एकदम उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। हम आपको कई बार कह चुके हैं, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का पर्चा नागपुर घराने से नहीं आता है, विधायक दल के नेता बैठेंगे, मुख्यमंत्री हमारा चुन लेंगे। होता है इसी तरह से, और सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। अभी फिर आप मुस्कुराएंगे, मैं बार बार कहता हूं वही सारे टेस्टेड और रिजेक्टेड हैं। मतलब कांग्रेस 200 प्लस सीटें ला रही है अखिलेश जी? एकदम ला रही है, 200 प्लस। सबको मौका दे चुकी है देश प्रदेश की जनता। ओके, सबको अवसर मिल चुका है, सबको। आरपी सिंह जवाब दीजिए, अब की है प्रियंका की पारी। आरपी सिंह पहले तो यहीं से शुरू करिएगा जहां से अखिलेश प्रताप सिंह ने शुरू किया। अखिलेश जी कह रहे हैं योगी और मोदी दोनों एक दूसरे की मजबूरी है, इसीलिए आखिरकार एक मंच पर आना ही पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री को पता है यूपी हार गए तो 2024 मुश्किल में पड़ जाएगा, और योगी को पता है प्रधानमंत्री के बिना यूपी जीतना मुश्किल है। नहीं, ये मैंने नहीं कहा, मैंने कहा दोनों फेल हैं। हाँ, आप बात को घुमाइए मत, आप अपने तरफ से जो कहना हो कहिए। ओके, ऑलराइट, दोनों फेल। ओके, अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं, आरपी सिंह, ओके, आरपी सिंह जी, अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं दोनों फेल हैं, दोनों फेल है, चाहे कोविड मैनेजमेंट हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कानून व्यवस्था, चाहे महंगाई हो, हर मुद्दे पे दोनों फेल है, फ्लॉप है। ओके, ऑलराइट, आरपी सिंह बोलिए। क्योंकि तीसरा कोई इनकी तारीफ करने वाला ही नहीं है। बोलिए आरपी सिंह जी। इन दोनों के अलावा तीसरा कोई इनकी तारीफ करने वाला नहीं है। आरपी सिंह
17 मिनट 33 सेकंड आपने अखिलेश प्रताप सिंह जी को दिए, इनको पूरे डट के दिए। उन्होंने अपना अरे भैया 12 मिनट तो मोदी जी की तारीफ बनाते रहे, 17 मिनट मुझे नहीं दिया। शुरू में 12 मिनट मोदी जी की तारीफ करते रहे, मोदी जी का बाइट दिखाते रहे। मेरे जिम्मे मत ठोके जनाब वो। हाँ नहीं हाँ, अखिलेश जी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आरपी सिंह जी मैंने 17 मिनट नहीं दिए अखिलेश जी को। शुरू में हम प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ को सुनवा रहे थे, उसके बाद में अखिलेश जी के पास आया था। बोलिए आरपी सिंह जी, बोलिए। इसी तरह झूठ बोलते पकड़ जाते हैं आप। जी धन्यवाद। हाँ बोलिए अखिलेश जी, कुछ और कहना है आपने? कह दीजिए एक बार, मैं एक बात पूछूंगा उसका जवाब दीजिए, वहीं से बात खत्म हो जाएगी सारी। हाँ आप तो कह रहे हैं नागपुर से तय होता है मुख्यमंत्री, आपके यहाँ तो तय होता है कि पिड्डी का कौन लॉयलिस्ट होगा जब पूडल का लॉयलिस्ट कौन होगा, ये तय होता है। वहां तय होता है कि पिड्डी को बिस्कुट कौन ज्यादा खिलाएगा, जब पूडल को बिस्कुट कौन ज्यादा खिलाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। समझे? अगर बनता है तो पंजाब में जो आज हो रहा है ना, मैं सबको पता है कि आपने मुझसे पूछा, सुन लीजिए, मैं टोका नहीं किसी को। आपने हमसे कहा कि एक ही मैं बात पूरी कर लूं, अपनी बात पूरी कर लूं, मैं ये बात पूरी कर लें। अखिलेश जी बाद में, अखिलेश जी बाद में, पहले आरपी सिंह अपनी बात पूरी करें। घुटने टेके जा रहे हैं, घुटने टेक रहे ना आकर यहाँ पे लोग, वो पिड्डी और पूडल के चक्कर में घुटने टेक रहे हैं। एक ग्रुप है जो पूडल का लॉयलिस्ट है, एक ग्रुप है जो पिड्डी का लॉयलिस्ट है। दिक्कत ये है असल में आपके यहाँ तो 10 जनपद पे बैठकर एक डाइनिंग टेबल पे सब कुछ तय होता है। कौन से कहाँ के विधायकों की बात कर रहे हैं आप? पूर्वांचल में कुल 4 विधायक जीते थे आपके पिछली बार, तो इसलिए चिंता मत करिए, जनता खूब जानती है और अच्छा जानती है। आपके यहाँ तो इस बार रायबरेली में आपको आपके विधायक साथ नहीं देंगे। और छोड़िए, रायबरेली में जो आपके विधायक है राकेश सिंह, उनका बयान सुन लीजिए क्या कह रहे हैं राकेश सिंह सोनिया गांधी के बारे में और प्रियंका वाड्रा के बारे में, क्या क्या कह रही है, जानकारी ले लीजिए अपने वहां जाकर एक बार, हमको बताने चले आएंगे यहाँ पर। और यही नहीं, इस बार रायबरेली में सुफरा साफ होगा आपका पूरा का पूरा। और छोड़ दीजिए, अमेठी में से तो धक्का मार कर निकाल दिया आपको वहां से। अमेठी कभी गए नहीं, शक्ल दिखाई नहीं अमेठी ने। अमेठी ने कहा दिखाई दिया, जाओ ऐसे परे जाओ, हमारे को अपना शक्ल मत दिखाओ। और इस बार यही हाल वहां पे रायबरेली में होने वाला है, समझे नहीं? ज्यादा मत दिखाइए यहाँ पर। बोलू? अच्छा नहीं, एक सेकंड स्टूडियो में बैठ के आप बोल लीजिए, आप खुद पंजाब में नहीं घूम पाएंगे जनाब। मैंने तो कहा कि प्रधानमंत्री को अगर इतना ही आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आपके यहाँ तो बताया ना कि कौन सा राहुल गांधी के कुत्ते को बिस्कुट खिलाएगा, कौन सोनिया गांधी के पूडल को बिस्कुट खिलाएगा, उसकी लड़ाई चलती है आपके यहाँ। मोदी याद है? आप बताइए, आप पिड्डी के साथ हैं, पूडल के साथ हैं, आप किसके लॉयलिस्ट हैं, आप किसके वफादार हैं? पिड्डी के वफादार हैं या पूडल के वफादार हैं आप पिड्डी के वफादार हैं या पूडल के वफादार हैं? किसके आगे जाकर तुम लाते हैं आप, ये बता दीजिए। जवाब दे रहा हूं मैं पूछ रहा हूं, पितातुल आडवाणी जी कहाँ हैं? और सेहरा मिला था सोनिया जी को, मनमोहन सिंह जी को 10 साल प्रधानमंत्री बनाया। आज भी आडवाणी जी हैं, हमारे पितातुल हैं। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। आप किसके आगे पूछ लाते हो? सोनिया गांधी के कुत्ते के आगे, जो राहुल गांधी के कुत्ते के आगे पूडल। एक सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। आरपी सिंह जी रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। आरपी सिंह जी एक सेकंड, आवाज बंद है आपकी, एक सेकंड। आरपी सिंह जी, अभी मुझे जूही जी के पास जाना है, सतीश प्रकाश के पास जाना है, आदिल हसन के पास जाना है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको कांग्रेस में तो सॉफ्ट टारगेट मिल गया आरपी सिंह जी, इसलिए आपने अखिलेश जी को और कांग्रेस को लपेट लिया। सॉफ्ट टारगेट लपेट क्या लिया आरपी सिंह जी? एक मिनट अखिलेश जी, एक सेकंड, अरे रुकिए ना अखिलेश जी, एक सेकंड, अरे रुकिए ना एक सेकंड, मैं अपना सवाल तो पूछ लूं, आप बोलिएगा ना। अरे रुकिए ना अखिलेश जी, अरे एक मिनट रुकिए ना, ये तो आपा खो रहे हैं अपना। अरे आप बोलिए ना, एक सेकंड। आरपी सिंह जी, मेरा सवाल ये था, आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, शीशा दिखाया, दर्पण दिखाया आपको, आरपी सिंह जी, दर्पण दिखाया आपको, शीशा दिखाया कि आपकी औकात क्या है कांग्रेस में। सत्ता में आप है जनाब, औकात क्या है? सत्ता में आप है, सत्ता में आप है, पर्दे लगा के सड़कों पे आप चल रहे हैं। कांग्रेस में आपकी खुद की औकात क्या बता दी? आप नहीं बता पाए कि किसके आगे पूछ लाते हो? पिड्डी के आगे, हमारी छोड़ो, जनता की बात करो। सत्ता में हमारी को छोड़ो, आप अपना। अच्छा, जूही सिंह के पास जा रहा हूं। ओके, ऑलराइट, जूही जी, आज ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने पहले कहा ना, अखिलेश जी से भी मैंने यही पूछा था, विपक्ष के खेमे में जो खुशी की लहर दौड़ रही थी जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मनमुटाव की खबरें आ रही थी, तब ऐसा लगता है वो सारी खुशी की लहर अब थम गई, पानी फिर गया आपकी उम्मीदों पर। आप मोदी योगी दोनों की इस जोड़ी से आपको मुकाबला करना है जूही जी, बिल्कुल साफ मानक जी, बहुत
अच्छा है कि आज स्पष्ट खुल गया कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में हो रही अराजकता, अत्याचार और अन्याय के साथ खड़े हैं। वो हर उस जुर्म और गुनाह के साथ खड़े हैं जो योगी आदित्यनाथ जिसको पनाह देते हैं। एक लिस्ट की चर्चा की गई, अदृश्य लिस्ट थी। देखिए, मुख्यमंत्री का ये सत्ता पोषित झूठ तो परमानेंटली चलता रहता है और आज प्रधानमंत्री का भी चुनावी पर्यटन शुरू हो गया। हमें इसमें कोई कठिनाई है। हमें बताएं कि जो कलकत्ते से एक जल मार्ग शुरू हुआ था बनारस में, उसमें पहले कंटेनर के बाद कुछ आया नहीं। दूसरी बात, उनके खुद के प्रस्तावक छन्नूलाल मिश्रा, उनकी पुत्री का एक हादसा हुआ था जब चेहरा नहीं देखने दिया गया, रिश्वत मांगी गई और बाद में उन्हीं के जिलाधिकारी ने क्लीन चिट दे दी। राजन मिश्रा, उनकी मृत्यु हो गई और बाद में एक वार्ड के आगे उनका चित्र लगा दिया गया। बनारस में अभी एक हफ्ता पहले बारिश हुई थी, पूरा बनारस जलमग्न हो गया था। तो पर्दे तो आज लगे ही हैं। बाकी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो पंचायत चुनाव में चुनावी हिंसा हुई है, आज प्रधानमंत्री ने उसको आशीर्वाद दे दिया कि आप महिलाओं का चीरहरण करिए। प्रधानमंत्री से कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ठोकतंत्र चल रहा है। आज उन्होंने आगरा में एक डॉक्टर का अपहरण हुआ, उसके बारे में बात नहीं की। भिकरू कांड, हाथरस कांड, आजमगढ़ में दलित का घर जलाना, इन सब के साथ हुए हैं। उन्हीं के क्षेत्र में शायद एक पत्रकार थे जिन्होंने कहानी कर दी थी कि मिड डे मील ठीक से नहीं बन रहा है, उस पर भी एफआईआर ठोकी गई क्योंकि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलने पर या लिखने पर एफआईआर की माला जरूर पहननी पड़ती है। तो उत्तर प्रदेश का ये हाल है। हम कभी भी इस कंफ्यूजन में नहीं थे कि कोई प्रॉब्लम है। ये गुड कॉप, बैड कॉप, अच्छा पुलिसमैन, बैड पुलिसमैन, ये मायावी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और इसी तरह चुनाव लड़ती है। लेकिन ऐसा लगता है अगर ये मायावी पार्टी है तो सबसे पहले इस मायावी पार्टी ने अपनी चाल तो चल दी है जूही जी, बाकी सारी पार्टियां पीछे रह गई, कोई तैयारी नहीं है। लेकिन यहां तो पूरा प्लान बीजेपी का बन गया है। हर महीने आएंगे प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, हर महीने दौरे करेंगे, रैलियां चालू हो गई हैं। मानक जी बहुत अच्छा है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने ये सरकार बनाई है, किसानों ने, जवानों ने, महिलाओं ने और बड़ा प्रचंड बहुमत दिया है। तो आना भी चाहिए और जवाब भी देना चाहिए। गंगा माँ के पुत्र है ना, उन्होंने कहा कि मैं अडॉप्टेड पुत्र हूं यहाँ का, पहले भी कहा था। फिर एक बार प्रधानमंत्री रोए भी थे शायद एक चुनाव में, डिमोनेटाइजेशन के बाद। जो मृत्यु हुई है उत्तर प्रदेश में, जो गंगा में लाशें बही हैं, जो गंगा तट पे दफनाई गई हैं, जिसको बाद में बुलडोजर चलाकर छुपाया गया है, उस पर भी उत्तर प्रदेश की जनता जवाब मांगेगी। हम सब दौड़ते रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए। वही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जहां प्रधानमंत्री आज खड़े थे, 2-2 लोगों का एक बेड पर इलाज होता था, तो मुख्यमंत्री ने आज उसको बढ़ाने के लिए क्षमता क्या किया है, तीसरा वेव ना इसके लिए क्या प्रबंधन किया है, कौन सा एमओयू जमीन पे आया है। और रुद्राक्ष के पेड़ हमने 2012 के पहले ही हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोहिया पार्क में लगवा दिए थे। तो हम इनके इंस्पिरेशन है, ये हम जानते हैं। बाकी चुनावी तैयारियां चल रही हैं। बेरोजगार, एक बेटे ने कल सुसाइड कर लिया क्योंकि सुसाइड नोट लिखकर, क्योंकि सरकार उसकी बात नहीं चुन रही। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में बड़ा घोटाला। पर जूही जी, चुनाव लड़ने के लिए नेताओं को, पार्टियों को जमीन पर उतरना पड़ता है। सवाल मेरा यही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं चुनाव में विपक्ष पिछड़ गया, मैं ये कह रहा हूं प्रचार में, चुनाव का बिगुल बजाने में विपक्ष कहीं दिखता नहीं है। देखिए मोदी योगी तो आ गए और उन्होंने पूरा प्लान भी बता दिया, हर महीने आएंगे, ये मुद्दा उठाएंगे। 4-4 एक्सप्रेसवे हैं जो बन रहे हैं अभी, वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ये सारे एक्सप्रेसवे पूरे कर दिए जाएंगे। पूर्वांचल में अपना दल अनुप्रिया पटेल को साथ ले लिया, ऐसा लग रहा है कि पूरा 103 सीटें हैं उधर भी। मानक जी 130 आज तक गड्ढे तो भरे नहीं, हर बार नई तिथि देते हैं कि गड्ढे भर देंगे। और अनुप्रिया पटेल पहले भी उनके साथ थी। बाकी वो मंच पे होंगे, हम जमीन पर होंगे, हम जनता के बीच में होंगे, मंच से उनकी सारे झूठे भाषण सुनेंगे और उनकी पोल को खोलेंगे, जनता के बीच में जाकर अपना काम दिखाएंगे। एक जेपीएनआईसी भी है। अच्छा, अलग अलग लड़ लेंगे जूही जी, अलग अलग लड़ लेंगे चुनाव, अलग अलग लड़के हरा लेंगे मोदी को, योगी को। मानक जी, जनता और मुद्दों पर ये चुनाव होगा जिसके साथ हमारा सामंजस्य बैठता है। जो पार्टी हमारे साथ आना चाहती है, जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, उनका सम्मान और स्वागत है और उनका पूरा अधिकार भी सुनिश्चित किया जाएगा। ये थोड़े कि चुनाव के पहले कोई आप पे दबाव डाले तो आप मंत्री बना दें और बाकी वो आपके सहयोगी रहे तो आपको जरूरत न पड़े तो निकाल दें, जैसे आप ओम प्रकाश राजभर के साथ करते हैं। तो अच्छा, लेकिन जूही जी क्या वजह है कि अखिलेश यादव जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? मानक जी
मानक जी, कोरोना के पहले भी वो करीब 150 लोग विधानसभाओं का दौरा कर चुके थे। सर, हमसे पूछा जा रहा है, आप तो आपको तो मोदी जी, योगी जी ने सप्लीमेंट कर ही दिया है, थोड़ा सा वक्त दे दें। 150 से ज्यादा विधानसभाओं का हमने दौरा कर लिया था, वहां पर प्रशिक्षण शिविर भी हुए थे, वो भी उन्होंने अटेंड किए। फिर दौरे शुरू हो जाएंगे, हम वैसे भी जमीन की बोलिए आरपी सिंह जी, बोलिए। जूही जी कह रही है जनता चुनाव लड़ रही है इस बार, जनता, वो कह रहे हैं हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जनता अपने आप चुन लेगी हमको। मैंने कहा ना, मानक अभी हाल के जो वहां चुनाव रिजल्ट्स आए सब बता रहे हैं जनता क्या चाह रही है। एकदम सही कहा। बोला अरे एक मिनट बहन, मैं टोका नहीं आपको टोका क्या? सुनिए बहन, आपके नेताजी को फुर्सत है टूटी चोरी करने से? लोग धक्का मारकर बाहर निकालते हैं अपने घर से, भैया मत आना, हमारे घर की टूटी ले जाओगे। जिस घर का नलका और जिस घर को बिजली मोदी जी दे रहे, लोग चिंता करें कि यहाँ का टूटी चोरी करके ले जाएंगे। आज भी वो छिपटा हुआ है आपके माथे पर चिपक गया है वो टूटी चोर। कोशिश, ये बड़ा मुद्दा है, अरे बड़ा मुद्दा है, अरे देश प्रदेश का। एक सेकंड जूही जी, एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सेकंड रुकिएगा। आरपी सिंह, ओके आरपी सिंह जी, ओके आरपी सिंह जी, एक सेकंड, आरपी सिंह, जूही जी एक सेकंड, आरपी सिंह जी, तो मतलब आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के आरपी सिंह जी, आप राष्ट्र की बात में ये कह रहे हैं कि आने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव में आप टोटी का मुद्दा उठाने वाले हैं आरपी सिंह जी? मतलब और क्या बचा इनके पास, और क्या करेंगे ये? बिल्कुल और क्या करेंगे? ये पाकिस्तान लाएंगे, ये अरे बोलने तो दीजिए, लाएंगे अखिलेश जी, एक से बोलने दीजिए। हाँ बोलिए आरपी सिंह जी, बोलिए। वो दीदी क्या बोल रहे थे, वो यही सब करेंगे ना। मोदी जी ने काशी में क्या किया, हमने सवाल उठाया, उसका जवाब नहीं देंगे। पर्दे क्यों लगवाए भाई? आरपी सिंह इतना काम किया तो पर्दे क्यों? आरपी सिंह बोलिए, आरपी सिंह बोलिए। रोडे बहुत बना, देखिए। हाँ बोलिए। सुरक्षा की दृष्टि से पर्दे लगाने जरूरी थे, इसलिए पर्दे लगाए गए। जहां तक दूसरी बात है, इन्होंने कहा नागपुर से तय होगा, उसका उत्तर दिया कि इनके यहाँ तो पिड्डी का लॉयलिस्ट और पूडल का लॉयलिस्ट कौन होगा वो तय करता है, वहां तय होता है कि इसलिए मैंने जवाब दिया, इसलिए पिड्डी पूडल नहीं होगा इशू होगा वहां के जनता के लिए क्या काम हुए, हमने कोरोना के साथ कैसे लड़ाई लड़ी, वो इशू होंगे। इनके पास तो मुद्दे ही नहीं है। मैंने कहा इनके पास तो लोग नकली ब्राह्मण बनते हैं, कभी वो अपना जनेऊ दिखा देते हैं, कभी टीका लगा देते हैं, कभी वो गंगा जी में जाकर डुबकी लगा लेती है बहन जी। तो सबसे चुनाव जीतने वाला नहीं है। और अभी जो हाल में चुनाव का रिजल्ट है, स्पष्ट दिखता है कि कहां खड़ी कांग्रेस, कहां खड़ी समाजवादी पार्टी, कहां खड़ी पार्टी, सबको सब स्पष्ट दिख रही है। अरे आरपी सिंह जी, आपको भी पता है जो स्थानीय चुनाव होते हैं पंचायत के, वो जीतकर भी सत्तारूढ़ पार्टी यूपी में चुनाव हारती आई है, आपको मालूम है ये बात। समाजवादी पार्टी के साथ हो चुका है ऐसा, पता है आपको भी। कोई ऐसा रूल बुक में लिखा है, ऐसा संविधान में लिखा है कि जो पंचायत चुनाव जीतेगा हारेगा, या स्थानीय चुनाव जीतेगा हारेगा, वो चुनाव नहीं जीतेगा। मैं भी तो यही कह रहा हूं, कोई रूल बुक में लिखा थोड़े। आप कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव हम जीते हैं इसलिए विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे, यही मैं कह रहा हूं, कहीं लिखा थोड़े है। पंचायत चुनाव आप जीत भी गए, जिसमें कि देखिए इसमें दो चीजें हैं। पंचायत चुनाव का अगर आप हवाला देंगे आरपी सिंह जी, सबको लाइए स्क्रीन पर। पंचायत चुनाव में यूपी में जो डायरेक्ट वोट से आपको सीटें मिली थी, वो कहें तो मैं आंकड़ा अभी आपको दिखा देता हूं। आपके प्रमुख जरूर जीत गए। अक्सर रूलिंग पार्टी अपने प्रमुख अध्यक्ष पंचायत के बनवा लेती है, अक्सर बनवा लेती है, लेकिन जो डायरेक्ट वोटिंग से आपको सीटें मिली थी, उससे भी एक अंदाजा लगता है ना आरपी सिंह। बेचारे क्यों आप उत्तर से खामोश कर दे रहे हो? हाँ बोलिए आरपी सिंह। अरे ख्याली पुलाव तो स्टूडियो मौसम गुलाबी, पिड्डी के स्टूडियो में होता है। अरे आप पूडल के जाकर तुम मिलाया करो ना, काहे को आकर टीवी में बोलते हो यार, इतना आकर बोलते हो। पूडल के आगे जाकर तुम मिलाया करो। सोनिया गांधी के कुत्ते के लिए जाकर बिस्कुट ले जाया करो, उसी औकात है। इसलिए कहता हूं कि यही चलता है, कांग्रेस की कल्चर है ये। आपको कांग्रेस की कल्चर है, इसलिए कांग्रेस का सहना दे रहा हूं मैं आपको दिखा रहा हूं। और मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस से जो निकला, कांग्रेस के हर नेता यही बात करते, बात नहीं करते, दूसरे बात करते नहीं कांग्रेस के नेता, समझे नहीं? इसलिए सुनिए आरपी सिंह जी, एक मिनट रुकिए। आरपी सिंह जी सुन लीजिए सर, आप बार दीदी क्यों कर रहे हैं? कुछ दीदी की तबीयत खराब हो गई क्या? दीदी कर रहे हैं? अच्छा छोड़िए, गंभीर बहस है, वापस आइए। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए, मुझे सतीश प्रकाश और आदिल हसन के पास जाना है। क्यों कर रहे हैं? आरपी सिंह बोलिए, मुद्दे पर आइए। तो स्टूडियो में मौसम सुहाना होता है, वहां भी आप रगड़ देंगे मानक जी। इन लोगों का स्टूडियो में ही मौसम सुहाना लगता है और वहां भी आप रगड़ देंगे तो बेचारे क्या करेंगे? आरपी सिंह जी बोलिए।
मैं माफी पी चाहता हूँ लीजिए, कि पानी इनके पी लीजिए, नेता पानी तो पी जमीन लीजिए। पे गए नहीं, सिर्फ फोटो दिखाने फोटो खींचने के लिए वहां जाते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए हाथरस जाते हैं, उसके बाद राजस्थान अरे यार तुम काहे ये को तो कुत्ते मोदी की जी, तरह मिलाते हो, पिड्डी के कुत्ते की ये तरह, तो समझे नहीं आप? मोदी जी जाने जाते हैं, समझे नहीं? यही औकात है तुम्हारी, तुम पिड्डी के आगे जाकर तुम ये सब बातें पिड्डी को बताया करो, मुझे मत बताया करो आगे, समझे नहीं? फिर दीदी दीदी बोला अपने आपने, अपने अपने हिस्से में रहा करो। ये दीदी अरे दीदी फिर अरे बोला आपको पता है, फिर आपको मैं समझ गया, आप मुझे पता है आप पिड्डी के नहीं पूडल के लॉयलिस्ट हो, मुझे पता है आपकी जो पानी पी लीजिए, पानी सतीश प्रकाश, सतीश प्रकाश, उसके बाद आदिल हसन, फिर आऊंगा आरपी सिंह लौटकर। तब तक आरपी सिंह जी थोड़ा पानी पीजिए। अरे अखिलेश जी आपको छेड़ रहे हैं और आप चिढ़ रहे हैं। आरपी सिंह जी वो छेड़ रहे हैं आपको और आप उनके जाल में फंसे जा रहे हैं। आरपी सिंह तो आप तो इतने एक्सपीरियंस स्पोक्स पर्सन है। अखिलेश जी ने ऐसा जाल फेंका और आप फंस गए। अरे मैं क्या हुआ इनका हाल? ओके सतीश प्रकाश, उसका जवाब नहीं देंगे ना इनमें से, आप भी जवाब नहीं दे रहे उसका जी। क्या जवाब पूछे? सतीश प्रकाश, अरे रुकिए सर एक सेकंड। अरे बहुजन समाज पार्टी बची है अभी, बिल्कुल बोल ही नहीं पाई अभी तक। सतीश प्रकाश आइए जरा। सतीश प्रकाश, मुझे लगता है आप चाहते हैं कि आप कम ही बोलें, क्योंकि ऐसा लगता है आपका जो बार बार संबंध बीजेपी से जोड़ा जा रहा है कि बीजेपी पे नरम है, तभी देखिए हर ट्वीट में समाजवादी पार्टी पे बरसती हैं आपका भी जोड़ नहीं है, हैं सतीश प्रकाश, इसीलिए आप भी चाहते हैं डिबेट में भी कम ही बोलें, सही है? नहीं, हमको तो देखिए, हमें तो काम करना है। इनडायरेक्टली उन्होंने मैसेज दे दिया क्या करना है आपको, और हमारा काम है, ठीक है ना। और देखिए उत्तर प्रदेश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वो सब जानती है, और ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वो कामों को भी देखेगी, वो लोगों की जागरूकता को भी देखेगी। देखिए मैं यहाँ एक बात जरूर कहूंगा कि आज प्रधानमंत्री जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आए, आमतौर पे अगर भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से आप देखेंगे तो देश के प्रधानमंत्री चाहे किसी भी राजनीतिक दल से, उनका सब सम्मान करते हैं और बड़ा सम्मान का विषय भी रहता है, और हमेशा लोग तमाम दल उसका सम्मान भी करते हैं। लेकिन ये पहली बार दुर्भाग्य ऐसा है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कम और बीजेपी के प्रधानमंत्री ज्यादा दिखाई देते हैं, और उससे भी आगे चल करके वो कहीं ना कहीं चुनावी प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं। ये परिणाम है कहीं ना कहीं। हमेशा मोदी जी उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी आए हैं, वो अपना चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में आए। मुझे आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के किसी हिस्से में जाकर के मोदी जी ने ये कहा हो कि ये क्षेत्र मेरा है। सिर्फ वाराणसी एक क्षेत्र नहीं हो सकता है ना, वाराणसी भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और ये उत्तर प्रदेश की जनता है। तो माँ गंगा क्यों, माँ गंगा ने बुलाया बोलते हैं, गंगा तो पूरी यूपी की है ना। अब सुनो ना, अरे गाय, गंगा और दंगा, ये तीन चीजें हैं जो इनका मूल वोटर है। जब तक गाय से वोट मिलता रहा तो गाय की बात करी इन्होंने, लेकिन उसके ऊपर केंद्रीय कानून लेकर अच्छा सतीश, एक चीज और थोड़ी सी क्लैरिटी मुझे दीजिएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं। जब प्रधानमंत्री ने आज कहा कि यूपी से गुंडा राज, माफिया राज, आतंक का राज खत्म हो गया, भाई भतीजावाद खत्म हो गया, तो वो कौन सी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे थे? नहीं, सुनिए, देखिए मोदी जी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है और चुनाव प्रचार में एक्सपर्ट है, और इन्होंने बाकायदा पार्षदी का भी चुनाव का प्रचार कर रखा है हैदराबाद में जाकर के। उम्मीद करते हैं कि बीजेपी जो है ग्राम पंचायत का जो चुनाव हारी है, अगली बार ये उम्मीद करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री जी गांव के प्रधान का भी प्रचार कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, अरे वो गंगा खड़ी है ना, जाओ गंगा की आंखों में आंखें डाल करके बात करो, जिस गंगा के नाम के ऊपर वोट मांग लेते, पूछो ना उससे जाकर के कि कितनी जवाब ही नहीं दे रहे सतीश ने जवाब ही नहीं दे रहे। मैं पूछ रहा हूं, आतंक का राज, माफिया राज, भाई भतीजावाद, जब पीएम बोल रहे थे, कौन सी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे थे? आपकी तरफ कर रहे थे क्या? मैं बता तो रहा हूं ना सर, सुनिए, बांदा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर 15 पदों में से योगी जी के जो भाई है, जो जाति के भाई है, 11 पद दिए उन्होंने बाकायदा, और एक पिछड़े को और एक एससी को पद दिया। ये हालात है, भाई भतीजावाद सब देख रहा है। पूर्वांचल की राजनीति करने के लिए विकास दुबे अपराधी था, बाकी विकास दुबे के नाम पर आपने तमाम ब्राह्मणों की हत्या की है, लोग पूछेंगे तुमसे। और सुनिए, अरे वाह, ये सही आरोप है सतीश प्रकाश, क्या बात है, क्या बात है। एक गैंगस्टर को अगर एनकाउंटर में पुलिस मार देती है तो कह रहे हैं ब्राह्मणों की हत्या कर दी, क्या बात कर रहे हैं? मानक स्पष्ट हो गया, बड़ा स्पष्ट हो गया, आज मोदी की बीजेपी प्रदेश में मानक स्पष्ट हो गया, आज उत्तर प्रदेश ये किनके साथ है, ये दिख गया, मानक बड़ा स्पष्ट हो गया।
ये तीनों पार्टियां किसके साथ है? इनको कोई कंट्रोल मिल गया। ओके, एक सेकंड बंद करिए, आवाज बंद करिए। दर्शक मेरा कुछ नहीं समझ पाएगा। एक सेकंड, आवाज बंद करिए, एक सेकंड। आदिल हसन अभी तक बोले नहीं है। आदिल हसन सबसे युवा प्रवक्ता है इस पैनल में। आदिल हसन, बताइए, आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने ऐसा लग रहा है कि अपने प्रचार की शुरुआत कर दिया, आगाज कर दिया। आपकी पार्टी तैयार है क्या चुनाव के लिए और मोदी योगी के मुकाबले के लिए? और सिर्फ मोदी योगी नहीं, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी आपको बीजेपी की बी टीम बता रही हैं। लगता है कि उत्तर शर्मा साहब का जो सीज फायर उस पर सुलह हो गया प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी में। शर्मा साहब के मुद्दे पे सीज फायर हो गया है, इसलिए मोदी जी आज प्रकट हुए उत्तर प्रदेश की भूमि पर। जहां तक हमने देखा कि कोविड के कार्यकाल में प्रोफेसर ओंकार श्रीवास्तव साहब का देहांत, क्लासिकल वोकलिस्ट पद्मश्री जो पंडित जी का हुआ, और जो गंगा में जो लाशें बही, इस पर भी जरा प्रधानमंत्री बोल देते। मेडिकल फैसिलिटी को कैसे अपग्रेड किया जाए, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कितनी चरम पे है, उस पर भी प्रधानमंत्री जरा ध्यान दे देते। अगर पर्यटन जो उत्तर प्रदेश का था उसको विकसित करना, उस पर भी देख देते। लेकिन मोदी जी का तो एक स्टाइल है, एक क्या परिधान मंत्री है या चुनाव मंत्री हैं, उसके अलावा तो उनको हिंदुस्तान से क्या रिश्ता है ये तो नहीं है। बिहार आएंगे तो वो बोलेंगे, आसाम जाते हैं तो वही बोलते हैं। आज बोलिए, जिस तरीके से पंचायत चुनाव में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, कोई भी भारतीय, कोई भी भारत का रहने वाला, पूरी दुनिया ने देखा, उसमें शर्मसार हम लोग हो गए, हमारी नजरें झुक गई। और गंगा जिसको सबसे पवित्र नदी हिंदुस्तान की है, उसमें जो लाशें बही हैं और जिस तरीके से प्रशासन ने उसको ढका छुपाया, क्या नहीं हुआ है कोविड में। ऑक्सीजन की किल्लत से जो हमारे घरों का जो हमारी कमाल है। आज एआईएमआईएम के प्रवक्ता विकास की बातें कर रहे हैं। मैं समझ रहा था कि कुछ कहेंगे कि मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। सुनिए, विकास तो बीजेपी के पास है। मानक भाई, मुझे बोलने दिया जाए। हाँ मानक भाई, जो पूरी बात किया जाए, प्रधानमंत्री अभी बंगाल का चुनाव का सदमा लगा था, तो अब थोड़ा सा उससे निकले हैं, रिफ्रेश हुए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में फिर से आए हैं। अब शगुफा छोड़ने बतलाए ना कि बनारस जो उनकी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, बनारस को क्या दिया, क्योटा क्या बना, बनारस में जो मुर्तशा हुई है उसका क्या हुआ, वो क्या हुआ, जो फेरी चलाने वाले थे उसका क्या हुआ। बनारस के लोगों को उन्होंने, जब बनारस में कोविड कंट्रोल नहीं हो पाया तो गाजियाबाद से गाजीपुर तक क्या हुआ। सिर्फ आके चुनावी भाषण देना, तो प्रधानमंत्री तो भाषण देने में। ओके, आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। मुझे देखिए, ओके, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं और पैनलिस्ट को भी, दरअसल बीजेपी की विरोधी हैं कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, एआईएमआईएम। हालांकि आपस में भी चुनाव लड़ रही हैं वो, इसीलिए मुझे हर थोड़ी देर बाद आरपी सिंह जी को मौका देना पड़ता है ताकि थोड़ा फेयर डिबेट रहे। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए, बनारस के अंदर आज जाल नहीं दिखता तारों का, वहां पर गलियां संकरने नहीं रही वहां पर। तो ये बनारस डेवलपमेंट की ओर है। जो आज वहां पर सेंटर खुला है, रुद्राक्ष सेंटर खुला है, वो दिखलाता है कि कैसे बनारस किस दिशा की ओर है। परंतु जो मूल बात आप भूल रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर बसपा के जो प्रवक्ता हैं वो ओपनली एक गैंगस्टर की बात कर रहे हैं। हम भूल गए, यही तो रोना है हमारा कि समाजवादी पार्टी के रहते हुए पुलिस को लगाया जाता था भैंस को ढूंढने के लिए। भाई भैंस ढूंढ लो, नेताजी की भैंस ढूंढ गई। पुलिस थाने में घुसकर गोली मार देती थी थानेदारों को और उसके बाद मुकदमा दर्ज नहीं होता था। अरे सबको पता सब कैसी हालत थी वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की। हाँ, कुछ दिक्कत हुई, उसकी तुरंत मुख्यमंत्री ने चिंता करी। जो लोग बदमाशी करेंगे उनको पीछे रखा, जेल में डाला जाएगा। आज वहां पर गुंडा राज नहीं है, वहां पर किसी की हिम्मत नहीं है। और किसी ने अभी बदतमीजी की, किसी ने अभी चुनाव के अंदर बदतमीजी की, वो जेल के अंदर, उनका सब लोग जेल के अंदर है। तो ये समझ लीजिए हमारे यहाँ किसी के लिए मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। मेरे पास आज टाइम खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। जैसा मैंने कहा कि आज तो ऐसे लगता है औपचारिक तौर पर चुनाव का आगाज हुआ है, अब तो डिबेट इस पर होती रहेगी। बाकी यहीं से शुरू करेंगे अगली डिबेट। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। आरपी सिंह, जोई सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह, आदिल हसन और सतीश प्रकाश। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।